गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 586 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे जनरल साइंस के प्रश्नों पर। ठीक है, 18 से 23, 25 प्रश्न तक पूछे जाते हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या टोटल 150 है यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 1 में, तो पेपर 2 सी सेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 8 जुलाई 2021। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। आर्सेनिक 74, आयोडीन 131, फास्फोरस 32, गोल्ड 198। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान हेतु रेडियोधर्मी समस्थानिक है। आयोडीन 131 थायराइड का उपचार, और ल्यूकेमिया का उपचार होता है फास्फोरस 32 से। करेक्ट है ऊपर के तीनों वाले, चौथा वाला गलत है। गोल्ड 198 सोने का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, कैंसर का उपचार होता है इससे, रेटिना के दोषों का नहीं, मतलब आँख का नहीं। तो गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, बताइए। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। सी या डी में से है एक आंसर, रेडियो आयरन या रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम। तो मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह के गति के मापन हेतु रेडियो सोडियम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। गामा किरणें। तो कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। अवरक्त विकिरण का उपयोग करते हैं इसमें। तो अवरक्त किसको कहेंगे, इंफ्रारेड को कहेंगे, यूवी तो नहीं। तो इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार हेतु किया जाता है। ये सब बेसिक प्रश्न है, इसलिए पूछती है यूपी पीसीएस। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है, बताइए। WBC की, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की या कणिकाओं की। देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसमें रुधिर में यानी ब्लड में अपने श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी व्याधि है, विकार है, रोग है, डिसीज़ है, कुछ भी कह सकते हैं, जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें। वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में या माताओं में, महिलाओं में। छोटे बच्चों में। तो प्रमस्तिष्क अंगघात बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं उसको सेरेब्रल पॉल्सी। एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर यानी संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, ठीक है, या बच्चों के जन्म के समय और 3 वर्ष की आयु के बच्चों को होती है। ठीक है, या तो गर्भ में ही हो जाती है माता के, या जन्म के बाद होती है। ठीक है, 3 साल तक हो सकती है, जन्म के समय भी। सेरेब्रल पाल्सी। अल्जाइमर डिसीज़ मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे। अल्जाइमर रोग में इससे मस्तिष्क होता है। तो अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग ब्रेन है, मस्तिष्क है, जिसमें मनुष्य की जो स्मरण क्षमता है वो क्षीण हो जाती है। यह रोग अधिकांशतः मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष की आयु के बीच में होता है। अल्जाइमर रोग 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला है और जबकि दूसरा है मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पार्किंसन डिसीज़ के उपचार के विकास के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, पार्किंसन डिसीज़। इसमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे ऑर्विड कल्सर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट ऑर्विड, ठीक है, कार्लसन को सन 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन, ठीक है, डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी, अकड़न तथा गति अक्षमता का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन सा है? हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभावित होता है कौन सा अंग? सबसे ज़्यादा क्षति तो आँख को होती है अपनी। इनमें सबसे कम प्रभावित होगा मस्तिष्क। तो देखिए, विकिरणों के माध्यम से सर्वाधिक हानि जो है आँख में होती है, किंतु इसमें सबसे कम प्रभावित होता है अपना ब्रेन, मस्तिष्क। पराबैंगनी किरणों के कारण जेराडर्मा पिगमेंटोसम नामक त्वचा रोग हो जाता है। ठीक है, ऊपर जो थी ना, मतलब ये हानिकारक विकिरण तो कोई भी हो सकता है, अवरक्त हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, एक्स होता है, तो उसी के लिए इंडिकेट कर रहा है जो पराबैंगनी विकिरण होता है जो सूर्य की रोशनी से आता है। जीराडर्मा पिगमेंटोसम नामक त्वचा संबंधी बीमारी हो जाती है। सूर्य की रोशनी में तो सबसे पहले बॉडी जलने लगती है पूरी, ठीक है, डार्क पड़ जाती है, काली हो जाती है, टैनिंग हो जाती है। 10वां प्रश्न है, ब्रेन की बीमारी को पहचानेंगे हम कैसे? ईसीजी कराकर या ईईजी कराकर या ईएमजी कराकर? फेफड़े क्या है, ये तो एलिमिनेट करो सबसे पहले। ये होता है ईईजी, ठीक है, ईईजी ऑप्शन नंबर 1। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, तो देखिए इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी द्वारा, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत मस्तिष्क लेख, ब्रेन की विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे कि मिर्गी हो गई, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क का टीबी इत्यादि को जाना जाता है। हंस बर्गर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विद्युत मस्तिष्क लेख यानी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। 11वां प्रश्न है, खुजली से खाज मिटती है, क्यों मिटती है? इससे त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है, इससे रोगाणु मर जाते हैं, इससे खुजली उत्पन्न होने वाले एंजाइम का दमन होता है। इनमें से कुछ भी नहीं है, ये है सी वाला आंसर। इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। ठीक है, इसलिए खुजली करने के बाद खाज कुछ आराम मिलता है कुछ समय तक। ठीक है, बाकी एंटी फंगल क्रीम का यूज़ करेंगे, दवाइयों का यूज़ करेंगे, तभी परमानेंटली जाती है वो। तो खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे जो है कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो कि मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। 12वां प्रश्न है, एनोस्मिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी, घ्राण संवेदना की कमी, स्पर्श संवेदना की कमी या ऊष्मा संवेदना की कमी? घ्राण संवेदना का मतलब है यहाँ सूंघने की क्षमता से, ठीक है, बी है इसका आंसर। तो एनोस्मिया में मनुष्य की सूंघने की जो शक्ति है उसका नाश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक व्यक्ति है वो अपने भोजन में केवल दूध, अंडा और रोटी का सेवन कर रहा है आहार के रूप में, उसको निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की संभावना अधिक होगी? देखिए, अंडे दूध पी रहा है तो विटामिन डी तो मिलेगा उसको, रिकेट्स तो होगा नहीं उसको। ठीक है, रोटी से रतौंधी विटामिन ए मिल जाएगा तो ये भी नहीं होगा, स्कर्वी हो जाएगा, उसको सी की कमी हो जाएगी विटामिन की। तो यदि व्यक्ति दूध, अंडा, रोटी का सेवन करता है केवल, तो उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप स्कर्वी रोग हो जाएगा उसको। स्कर्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो है घाव के ना भरने का होता है, तथा इस रोग में दूसरे महत्वपूर्ण प्रभाव में हड्डी तथा दांतों की वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? हड्डियों से रिलेट हो गया है तो नॉक नी सिंड्रोम, वो फ्लोराइड वाला पानी पीते हैं तो जल में फ्लोराइड प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोराइड प्रदूषण हड्डियों के लिए विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करता है क्योंकि हड्डियों की कमजोरी, फ्रैक्चर तथा स्थायी विरूपण का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15 प्रश्न है, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
मुर्गियों में रिकेट्स रोग, मुर्गियों में भी रिकेट्स होता है, ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण ही होगा जो मनुष्यों में होता है। तो विटामिन डी प्रायः सभी प्राणियों की हड्डियों के लिए उपयोगी होता है, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। यह रोग मुर्गियों में ही नहीं मनुष्यों में भी होता है। विटामिन डी प्रायः आपको मिलेगा दूध पीने से, अंडा खाने से और प्राकृतिक रूप से सूरज की किरणों के सेक से। वो भी मॉर्निंग में कम से कम 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक, ठीक है। उसके बाद ठीक है यूवी रेज आने लगती हैं। चलिए, तो सुबह सुबह की धूप जो है लाभदायक होती है शरीर के लिए। तो 15 प्रश्न थे जनरल साइंस के, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।